चले जी, जी तो हम लोगों ने सबसे लास्ट पॉइंट किया था जहां पर हम लोगों ने रूल्स रिगार्डिंग द वैलिड ऑफर कर लिया था। अब रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर के बाद की कथा अगर हम शुरू करें तो हमारे पास आता है अगला कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एक्सेप्टेंस। जी, अब एक्सेप्टेंस क्या होता है भाई? अगर मान लीजिए मैंने कहा नोरा से कि हे नोरा मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अच्छा, तुम्हें पता है वो तो हो जाएगी पागल भाई, किसी को पोपली मिल रहा हो तो क्या मतलब नाचेगा नहीं? वो नाचने लगी, बिन साजन झूला झूलूं पोपली मैं तुझको कैसे भूलूं। ठीक है जी। तो एक्सेप्टेंस का मतलब है कि जब सामने वाले को ऑफर दिया और वो सामने वाला उसे स्वीकार कर ले कि हाँ मुझे भी तुम्हारा ही इंतजार था, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक्सेप्टेंस। जो सेक्शन 2 क्लॉज बी, सेक्शन याद मत करिएगा चल जाएगा, बट ऑफर का सेक्शन जरूर याद कीजिएगा। ठीक है जी। एक क्वेरी आ रही है, सर सोशल एग्रीमेंट में फ्रेंड्स नहीं आते क्या? किसने कहा फ्रेंड्स नहीं आते? आते हैं ना, सोशल एग्रीमेंट में फ्रेंड्स भी आते हैं। आप मटर पनीर बना के बैठे थे अपने दोस्त के लिए, वो नहीं आया तो क्या मतलब है? आप कोर्ट में केस कर दोगे उसके ऊपर कि सर मटर पनीर खिलाओ इसे। ठीक है। अ प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। कब माना जाता है कि प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है? जब वो व्यक्ति जिसे कि प्रपोजल दिया गया है वो अपनी एसेंट दे दे उस प्रपोजल पे। जैसे ही कोई प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई भाई? बोलो ना हाँ। तो यानी कि प्रपोजल एक्सेप्ट कब माना जाता है? जिस व्यक्ति को प्रपोजल दिया गया है जब वो उस पर अपनी सहमति एक्सेप्टेंस दे दे तो इस प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मान लिया जाता है। यहां पर एक चीज बड़ी रेलेवेंट है, वो है ये देखो, एक्सेप्टेंस टू द ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू द ट्रेन ऑफ द गन पाउडर। यानी कि अगर मान लीजिए गन पाउडर रखा हुआ है, बारूद रखा हुआ है, बारूद के ऊपर अगर मैं लाइटेड मैच यानी कि जलती हुई माचिस की तीली लगा दूं तो क्या होगा? एक धमाका होगा। सिमिलरली एक्सेप्टेंस जो है वो ऑफर के लिए वही काम करती है जो कि लाइटेड मैच किसी गन पाउडर के लिए करती है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ ये कि देखो जी, एक चीज हुई ऑफर, ठीक है जी। अब ऑफर अपने आप में क्या वैलिड है? नहीं। आप ऑफर मारते रहो, अपने मोहल्ले में कई ऑफर मारे होंगे आपने, या स्कूल में कई ऑफर मारे होंगे। अच्छा, जो लौंडे ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी ऑफर मारा ही नहीं, जिनकी जिंदगी मतलब मैं कह सकता हूं झंड है, वो फटाफट जन्म पत्रियां अपनी चेक कराएं कि जिंदगी में कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्र जो है वो उनका कमजोर है, चंद्रमा कमजोर है। चलिए, तो हुआ क्या कि ऑफर दिया आपने। अब जैसे ही ऑफर पे, खाली ऑफर का क्या होगा? कुछ भी नहीं, परंतु जैसे ही ऑफर पे एक्सेप्टेंस जुड़ गई अब क्या होगा? वाह 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 वाह, अब तो तबाही मच गई। कैसे? अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। तो यही तो हुआ कि जैसे कि चलती हुई गन पाउडर के अंदर आपने माचिस की तीली लगा दी, जो धमाका हुआ वही धमाका एक्सेप्टेंस के साथ हुआ कि जैसे ही ऑफर के साथ में आपने एक्सेप्टेंस जोड़ी तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो बस वही लिखा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेपर के लिए, आ सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन के रूप में। इट इज पूछेगा कि एक्सेप्टेंस टू द ऑफर व्हाट आर लाइटेड मैच टू द ट्रेन ऑफ द गन पाउडर एक्सप्लेन, यही पूछेगा। तो आपको कैसे करना होगा अगर ऐसा आता है? तो अगर ज्यादा मार्क्स का आता है, वैसे ज्यादा मार्क्स के अब क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, 2-3 मार्क्स के पूछ रहा है। ज्यादा मार्क्स का आ जाए तो ऑफर की डेफिनेशन, फिर एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन, फिर ये वाला पैरा। थोड़े से कम मार्क्स का है तो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन, फिर ये वाला पैरा। बहुत ही कम मार्क्स का है तो सीधा ये वाला पैरा। ये लो जी, स्ट्रेटेजी समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो एक्सेप्टेंस जो है वो ऑफर को कन्वर्ट कर देती है किसमें? प्रॉमिस के अंदर। ठीक है जी। और एक बार अगर वादा हो गया तो आप उसको तोड़ नहीं सकते, मतलब इट इज टू लेट टू रिवोक इट, यानी कि अब आप वापस नहीं ले सकते। इसका मतलब है कि जैसे ही गन पाउडर में लाइटेड मैच लगा दी जाएगी तो उसमें धमाका हो जाएगा, यानी कि अब उसको वापस नहीं लिया जा सकता। सिमिलरली सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इज एन ऑफर इन इटसेल्फ कैन नॉट क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप। भाई ऑफर तो कभी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर सकता। ऑफर कैसे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करेगा? लीगल रिलेशनशिप कब क्रिएट होती है? जब उसके साथ में एक्सेप्टेंस आती है, तब जाके लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होती है। इतनी बात क्लियर? एक बार अगर ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो वो प्रॉमिस बनता है और उसे फिर विड्रॉ नहीं किया जा सकता।
ऑफर जो है रिमेन्स एन ऑफर जब तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बट जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा बस वो हो गया कांड। अब कॉन्ट्रैक्ट को आप रिवोक नहीं कर सकते ऐसे फालतू में, ठीक है जी। सोशल एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होते हैं, हाँ जी वॉइड एब इनिशियो होते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि एक्सेप्टेंस टू और टू एन ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच टू अ ट्रेन ऑफ द गन पाउडर, भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़ सकते हैं। चलिए फिर हमारे पास आते हैं लीगल रूल्स रिगार्डिंग द वैलिड एक्सेप्टेंस। चलो जी, वैलिड एक्सेप्टेंस से रिलेटेड हमारे पास कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या क्या हैं? पहला, मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस। हाँ जी, मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस बताता है कि एक्सेप्टेंस किस तरीके से होनी चाहिए। देखो ऐसा है, अगर मैंने ऑफर दिया नोरा को, मैंने कहा नोरा देखो ऐसा है, अगर तुम पोपली को स्वीकार करना चाहती हो तो लिखित में देना कि पोपली तुम मुझे स्वीकार हो। उसने फिर भी ऑडियो मैसेज भेज दिया, अबे जाना पोपली तेरे लिए नहीं है। भाई साहब बड़ी सीधी सी बात है कि जब मैंने ऑफर दिया था तो ये प्रिस्क्राइब किया था कि एक्सेप्टेंस कैसे आनी चाहिए। अगर ऑफर के साथ में एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब है तो ध्यान रखना एक्सेप्टेंस उस प्रिस्क्राइब मैनर में ही होनी चाहिए। अपने आप को चौधरी मत बनाने की कोशिश करना, ठीक है जी। दूसरी बात, अगर मान लीजिए मैनर प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, अगर मैनर प्रिस्क्राइब्ड नहीं है तो क्या होगा? तो ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड इन सम रीजनेबल मैनर। तो ऑफर किसी और रीजनेबल मैनर के अंदर एक्सेप्ट कर लेना। अच्छा, और रीजनेबल मैनर क्या हो सकती है? देखो ऐसा है, और रीजनेबल मैनर का मतलब होगा कि जैसे ऑफर आया है वैसे ही एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑफर रिटर्न में आया और नहीं दिया हुआ एक्सेप्टेंस का कोई तरीका, यानी कि अगर तो ऑफर के साथ में एक्सेप्टेंस का तरीका दिया है तो एक्सेप्टेंस वैसे ही होनी चाहिए, परंतु एक्सेप्टेंस का तरीका नहीं दिया तो रीजनेबल मैनर में होनी चाहिए। रीजनेबल मैनर का मतलब है कि जैसे ऑफर आया है वैसे ही एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ऑफर रिटर्न में आया तो एक्सेप्टेंस रीजनेबल मैनर का मतलब है कि रिटर्न एक्सेप्टेंस भी रिटर्न में ही होनी चाहिए। ऑफर ओरल आया तो एक्सेप्टेंस भी ओरल हो सकती है। ऑफर अगर स्पीड पोस्ट के थ्रू आया तो एक्सेप्टेंस भी स्पीड पोस्ट के थ्रू हो सकता है, ठीक है। इसे कहते हैं रीजनेबल मैनर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। बट अगर मान लीजिए रीजनेबल मैनर के अंदर नहीं भी है तो भी ऑफरर क्या उसे स्वीकार कर सकते हैं? मतलब नौरा ने, अगर मैंने कहा था नौरा अगर तुम्हारे को मैं स्वीकार हूं तो मुझे रिटर्न में जवाब दे देना कि पोपली तुम मुझे स्वीकार हो, उसने फिर भी ऑडियो मैसेज भेजा, क्या मैं कह सकता हूं कि चलो भाई जैसी भी है जो भी है तो नौरा ही, स्वीकार कर लेते हैं? तो यानी कि ऑफरर में अप्रूव और रिजेक्ट, ठीक है जी, अगर आपने प्रिस्क्राइब मैनर में नहीं दी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय अ पर्सन टू हुम एन ऑफर इज मेड। समझ आ गई इतनी बात? कौन स्वीकार कर सकता है एक्सेप्टेंस? कौन दे सकता है? जिसको ऑफर दिया गया है, यानी कि कोई और स्वीकार कर सकता है? नहीं भाई, मेरा ऑफर अगर नोरा के लिए था तो श्रद्धा कपूर चाहे अपने बाप को ले आए और उसका बाप आते आके मेरे ऊपर चिल्लाए, आओ आओ मेरी बेटी को ले ले आओ, परंतु क्या मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए लायबल हूं? नहीं। क्यों? बड़ी सीधी सी बात है कि भाई ऑफर को एक्सेप्ट वही कर सकता है जिसे कि ऑफर दिया गया है, कोई और स्वीकार नहीं कर सकता। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट अच्छा पॉइंट है, रेलेवेंट है, और ये केस लॉ भी याद करना है तुम्हें, ब्रॉकडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे। अभी तक कितने केस लॉ याद करने को मैंने दे दिए तुम्हें? केवल 2। पहला बॉल्टन वर्सेस सॉरी 4। पहला बॉल्टन वर्सेस जॉन्स, दूसरा बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, तीसरा कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, और चौथा ये ब्रॉकडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे। अभी तक 4 केस लॉ हो चुके हैं। अभी तक कितने सेक्शंस हो चुके हैं? सेक्शंस हो चुके हैं ऑफर का सेक्शन 2 क्लॉज ए, कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज एच, और साथ में कैपेसिटी ऑफ पार्टी का सेक्शन 11। बस अभी कोई और सेक्शन याद करने को मैंने नहीं कहा है। इतनी बात क्लियर होती जा रही है? एक तो तुम हाँ नहीं बोलते ना, बोलो ना हाँ। चलिए कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। देखो बड़ी सीधी सी बात है, अगर मैंने नोरा से कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं और वो बड़ी खुश हुई, उसने लेटर का जवाब दिया, पोपली तू तो मेरे सपनों का शहजादा है, मैं भी तो तुझे ही चाहती थी। बस एक गलती हो गई उससे, वो क्या? उसने ये एक्सेप्टेंस लेटर लिखा और लिखकर अपने घर की ड्रॉ में डाल दिया। मैं यहां इंतजार करता रह गया, देखना वो जवाब आएगा, वो आएगा, वो जरूर आएगा, वो जरूर आएगा, वो नहीं आया। अब यार नहीं आया, अब मैं क्या करूं? भाई साहब अगर मैं जवाब का इंतजार करता रहा परंतु जवाब नहीं आया तो अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या कर सकता हूं? बताओ, तुम बताओ, अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैंने विवाह रचा लिया। अब जैसे ही ये खबर नोरा को लगी, नोरा मेरे पास दौड़ी हुई आई, कहने लगी पोपली तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने कहा मैं कर सकता हूं। कहने लगी नहीं, मैंने तो तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने कहा दिखाओ। कहने लगी घर की ड्रॉ में है। अबे पागल है क्या?
तेरे घर की ड्रॉ में पड़ा तो मैं क्या करूंगा। तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस करने से कुछ नहीं होगा, एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना होगा। बिना कम्युनिकेशन के एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, बिना कम्युनिकेशन के ऑफर भी वैलिड नहीं है और बिना कम्युनिकेशन के एक्सेप्टेंस भी वैलिड नहीं है। ठीक है जी। अब यहां केस हुआ ब्रॉकडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे का, जहां पर ये व्यक्ति जो था कोल सप्लाई करता था रेलवे कंपनी को। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, अच्छा ये केस के फैक्ट्स भी ना थोड़े ध्यान रख लेना, ये रेलेवेंट है, अगर ये पॉइंट पे क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है जी। तो फिर इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कोई भी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बस आपस में डीलिंग हुई जा रही थी भाई भतीजावाद में। तो हुआ कि पार्टीज ने कहा कि चलो जी एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कर ही लेते हैं। फिर रेलवे कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उसे ब्रॉकडन को भेज दिया। ब्रॉकडन ने क्या किया कि उसमें कुछ माइनर अमेंडमेंट की और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भरे और वो डिफेंडेंट मतलब रेलवे कंपनी को भर दिया। फिर रेलवे कंपनी ने अपने साइन वगैरह किए, परंतु साइन वगैरह करने के बाद उसे एक्सेप्ट तो किया, परंतु एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना भूल गए और वो अपनी ड्रॉर के अंदर उन्होंने डाल दिया। तो सवाल उठा कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं है, क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस का तो कम्युनिकेशन ही नहीं किया रेलवे कंपनी ने। ठीक है ना, तो इसलिए कोई भी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। उसके बाद एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, भाई बड़े बुजुर्ग हमें एक कहावत सुना के गए कि हंसी तो फंसी। क्या ये आपके भी सीनियर्स ने आपको सुनाई? भाई बरसों से ये परंपरा चली आ रही है कि हंसी तो फंसी, अगर वो मुस्कुरा दी तो इसका मतलब उसकी हाँ है। क्या ये आपने भी ये परंपरा सुनी है या नहीं सुनी कि हंसी तो फंसी? तो इसे क्या कहते हैं? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। मतलब मैंने कहा नोरा मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं और उसने बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट दे दी, तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं आग दोनों तरफ लगी हुई है? यस। यानी कि व्हेन द पर्सन परफॉर्म द एक्ट इंटेंडेड बाय द प्रपोजर, प्रपोजर ने कहा, मैंने कहा नोरा अगर तुम मुझे स्वीकार हो, अगर मैं तुम्हें स्वीकार हूं तो अपने घर पे 15 अगस्त पे झंडा फहरा देना। तो उसने झंडा फहरा दिया, तो इसका मतलब हाँ है उसकी? यस, उसकी हाँ है। कोई दिक्कत यहां तक? भाई बोलो ना। अच्छा, मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, ये ध्यान रखना। क्या लड़की का चुप रहना एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो बदतमीजी मान ली जाएगी तुम्हारे एंड पर कि अगर तुमने इसे एक्सेप्टेंस मान लिया तो कन्या का चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस एंड ऑफर कैन नॉट बी इंप्लाइड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द ऑफरी और इज फेलियर टू आंसर। ठीक है, तो यानी कि अगर वो जवाब नहीं दे रही ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। तो यानी कि एक्सेप्टेंस कभी भी साइलेंस से या फिर फेलियर टू आंसर से जज नहीं की जानी चाहिए। बताइए जी, कोई भी दिक्कत यहां तक? क्लियर है? चलिए, उसके बाद टाइम लिमिट। अच्छा, इसके बाद इसका ये इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। आगे टाइम लिमिट देखो जी, एक्सेप्टेंस की भी टाइम लिमिट होती है। यस, कई बार टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब होती है। अगर टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब है तो एक्सेप्टेंस जो है वो विद इन दैट प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट होनी चाहिए। परंतु अगर मान लीजिए टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है तो फिर एक्सेप्टेंस जो है वो रीजनेबल टाइम के अंदर होनी चाहिए। अगला पॉइंट हम जानते हैं कि एक्सेप्टेंस जो है एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। अनक्वालिफाइड मतलब बिना किसी कंडीशन के, अनकंडीशनल होनी चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर कुछ एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लिखी हुई है। कहां पर लिखी हुई है? जब हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था काउंटर ऑफर। तो काउंटर ऑफर इज नथिंग बट एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस की बात कर रहे थे। यानी कि क्योंकि एक्सेप्टेंस के साथ अगर आपने कंडीशन डाल दी या कंडीशन को दूसरे शब्दों में कहते हैं क्वालिफाइड कर दिया एक्सेप्टेंस को, तो ये काउंटर ऑफर बन जाएगा और काउंटर ऑफर जो है वो ओरिजिनल ऑफर को खत्म कर देता है। बताओ जी, डन का मैसेज मिल जाएगा। अब मेरा अगला पॉइंट आता है, कॉन्सेप्ट का नाम है, अच्छा पॉइंट है ये, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। हाँ जी, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। देखो अभी तक का कॉन्सेप्ट मैंने क्या सीखा? मैंने कहा जी ऑफर जो है वो वैलिड होने के लिए कम्युनिकेट होना जरूरी है और एक्सेप्टेंस को भी वैलिड होने के लिए कम्युनिकेट होना जरूरी है। यानी कि ऑफर का भी कम्युनिकेशन जरूरी है और एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन जरूरी है। यहां तक हमने अपना कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ठीक है जी। अब सवाल उठा, ऑफर कब कम्युनिकेट होता है? लॉ कहता है जिस दिन आपके द्वारा दिया गया ऑफर ऑफरी की नॉलेज में आता है, नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, उस दिन ऑफर का जन्म माना जाता है। यानी कि उस दिन माना जाता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हुआ है।
सिमिलरली अब एक्सेप्टेंस का जन्म कब होता है? अब यहां पर एक्सेप्टेंस की जब मैं बात करता हूं ना, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की, तो यहां पर कॉन्सेप्ट दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता अपने आप को। कैसे? पहला एक होता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर, यानी कि ये वो सिचुएशन है जब ऑफरर कॉन्ट्रैक्ट को वापस नहीं ले सकता, अब मतलब बंद गया है कॉन्ट्रैक्ट में, अब वो कॉन्ट्रैक्ट को मना नहीं कर सकता। फिर आता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरी, इसका मतलब है कि अब ऑफरी भी कॉन्ट्रैक्ट में बन चुका है, अब वो भी मना नहीं कर सकता। ओके, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर कब होता है? ऑफरर वो व्यक्ति है जिसने की ऑफर दिया था, आपने एक ऑफर दिया, सामने वाले ने उसे एक्सेप्ट करके जिस दिन अपनी एक्सेप्टेंस को पोस्ट में डाल दिया, उस दिन आप लायबल हो जाओगे। क्लियर? सामने वाले ने आपकी एक्सेप्टेंस को, आपके ऑफर को एक्सेप्ट करके जिस दिन अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट में डाल दिया, उस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट में लायबल हो जाओगे। अच्छा, ये ऑफरर लायबल हो जाएगा। ऑफरी कब लायबल होगा? जिस दिन उसके द्वारा दी गई एक्सेप्टेंस ऑफरर की नॉलेज में आएगी, उस दिन ऑफरी भी लायबल हो जाएगा। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, आइएगा। लो जी, एक्स ने एक ऑफर दिया वाई को 17 जुलाई 2011 को, ठीक है। वाई की नॉलेज में यह ऑफर आया 25 जुलाई 2011 को। नॉलेज में, मेरे लिए नॉलेज वर्ड इंपॉर्टेंट है। वाई ने इसे एक्सेप्ट किया 31 जुलाई को, वाई ने इसे पोस्ट किया 10 अगस्त को। यह एक्सेप्टेंस एक्स की नॉलेज में आई 20 अगस्त को। 30 सेकेंड तुम्हारे हैं, दिमाग लगाओ प्लीज, नीचे आंसर मत देखना। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर बताइए, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्स और अगेंस्ट वाई। कोशिश करो, दिमाग लगाओ फटाफट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी, सोच के देखा आपने? देखो जी, ये है x, ये है y। x ने एक ऑफर दिया है, किसको दिया है ऑफर? y को ऑफर दिया है। ओके, कब दिया ऑफर? मैंने कहा जी 17 जुलाई को। मुझे कोई लेना देना नहीं है x तुमने ऑफर कब दिया, मुझे बताओ तुम्हारा ऑफर y की नॉलेज में कब आया? 25 जुलाई को। ओ 25 जुलाई, यानी कि ऑफर का जन्म कब हुआ? 25 जुलाई को 2011 को ऑफर का जन्म हुआ है। इतनी बात हो गई क्लियर। अगली बात, वाई ने ऑफर को स्वीकार कर लिया 31 जुलाई को। मुझे कोई लेना देना नहीं है वाई ने कब स्वीकार किया, क्योंकि एक्सेप्टेंस करना जरूरी नहीं है। एक्सेप्टेंस वैलिड होने के लिए एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जरूरी है, अभी हमने करा। तो 31 जुलाई को वाई ने इसे एक्सेप्ट किया। आई हैव नथिंग टू डू विद दैट। मुझे यह बताओ कि एक्सेप्टेंस को पोस्ट कब किया? पोस्ट किया है 10 अगस्त को, तो यानी कि ये डेट इंपॉर्टेंट है। इस दिन कौन बंध जाएगा? ऑफरर। ऑफरर कौन है? एक्स। तो ऑफरर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाओगे किस दिन? जिस दिन एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर दिया जाएगा। तो यानी कि दिस इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्स, यानी कि ऑफरर। तो कम्युनिकेशन अगेंस्ट ऑफरर कब हुआ? 10 अगस्त को। ठीक है जी। 31 जुलाई से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि खाली एक्सेप्टेंस रेलेवेंट नहीं होती। एक्सेप्टेंस वैलिड तब होती है जब उसे प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरी की बात करते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरी। अगेंस्ट ऑफरी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब होगा? जब आपके द्वारा दी गई एक्सेप्टेंस सामने वाले तक पहुंचती है, उसकी नॉलेज में आती है, उसके नॉलेज में आती है। नॉलेज में कब आई है? एक्स की नॉलेज में 20 अगस्त को। तो इस दिन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट वाई होगा। अब एक बात सोच के देखो, वो क्या?
सर ऑफर के लिए तो अगेंस्ट ऑफरर अगेंस्ट ऑफरी नहीं है, परंतु एक्सेप्टेंस के लिए अगेंस्ट ऑफरर अगेंस्ट ऑफरी ऐसा क्यों रखा? भाई ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? लॉ कहता है बहुत जरूरी था ये ड्रामा, पता है ना करते ना तो गड़बड़ हो जाता। कैसे? देखो ये एक्स है, ये वाई है, इसने दिया ऑफर, वाई ने दी एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस को किया पोस्ट और एक्सेप्टेंस पहुंची एक्स के पास। ठीक है जी। अगर आपने कह दिया कि जिस दिन एक्सेप्टेंस पोस्ट की उस दिन एक्स भी लायबल हो जाएगा, वाई भी लायबल हो जाएगा, तो इससे बहुत ही अत्याचार हो जाएगा। किसके ऊपर? बहुत ही अत्याचार हो जाएगा। किसके ऊपर? वाई के ऊपर। अच्छा वाई के ऊपर कैसे अत्याचार हो जाएगा सोच के देखो। वी हैव टू प्रेजेंट लाइक दिस, यस लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, ये ड्राइंग नहीं बनानी वहां पर, बट लाइक दिस जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी, अब मैंने कहा जी अत्याचार कैसे हो जाएगा, समझो ये बात। अत्याचार हो जाएगा ऐसे कि भैया आपने जब एक्स ने जब ऑफर दिया तो वाई लायबल कब हुआ? यहां पर जब उसने एक्सेप्टेंस पोस्ट की। ठीक है, मान लीजिए अगर ये डेट रखते हैं हम, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि एक्स अपना ऑफर देने के बाद आपको हम थोड़ा टाइम देते हैं और भी, कि आपको अगर लगे कि ऑफर नहीं देना चाहिए था तो आप उसे रिवोक कर सकते हैं कभी भी। हाँ या ना? हाँ या ना? अगर आपको लगे कि आपने ऑफर गलत दे दिया था, अगर आपको लगे कि आपको ऑफर नहीं देना चाहिए था, तो आप उस ऑफर को कभी भी रिवोक कर सकते हो। हाँ या ना? बिल्कुल कर सकते हो। तो यानी कि ऑफर को रिवोक करने के लिए लॉ मेकर ने थोड़ा सा टाइम दिया है। अब आइए एक्सेप्टेंस पर। अगर मैंने कहा यहां पर एक्स और वाई दोनों लायबल हो जाएंगे, तो इसका मतलब है एक्सेप्टेंस पोस्ट होते ही वाई भी लायबल हो गया, एक्स भी लायबल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने वाई से अगर गलती हो जाए तो आपने वाई को एक्सेप्टेंस रिवोक करने का वक्त नहीं दिया, एक्स को ऑफर रिवोक करने का वक्त, वापस लेने का वक्त दे दिया, कि यानी कि इस डेट से पहले कभी भी एक्स वापस ले सकता है, बट वाई को तो ये वक्त नहीं दिया। ये गलत है, बहुत गलत है। इसलिए लॉ मेकर ने कहा रुको, हमें वाई को भी वक्त देना चाहिए। इसलिए एक्स तुम्हें तो हम इस दिन लायबल ठहरा देंगे जिस दिन वाई अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट करेगा, परंतु वाई को वक्त देने के लिए वाई को तब लायबल ठहराएंगे जब उसके द्वारा दी गई एक्सेप्टेंस एक्स को मिलेगी। उसके द्वारा दी गई एक्सेप्टेंस जब एक्स को मिलेगी, वाई उस दिन लायबल होगा। बताओ जी, यहां तक कोई भी दिक्कत है? यहां तक कोई भी दिक्कत? बता दो जी। क्लियर है एकदम? इसलिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की डेट ऑफरर के लिए अलग है, ऑफरी के लिए अलग है। ऑफरर के लिए अलग डेट है, ऑफरी के लिए अलग डेट है। आई होप एकदम क्लियर है। ठीक है जी, चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं आप। हाँ जी, अगला कॉन्सेप्ट काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, कम्युनिकेशन ऑफ द स्पेशल कंडीशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कम्युनिकेशन ऑफ द स्पेशल कंडीशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या होता है? देखिएगा, एक चीज होती है स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जो कि हार्मफुल है। हार्मफुल है किसके लिए? हार्मफुल है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि जब आप बड़ी बड़ी कंपनियों से, फॉर एग्जांपल रेलवे कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इन कंपनियों से जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब आप इन बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो कई बार उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ ऐसी टर्म्स लिखी होती हैं जो कि बड़ी हार्मफुल होती हैं फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। बात समझ आ रही है? कई बार ऐसी टर्म्स टेलीफोन पे अभी आते हैं, टेलीफोन वाले पे भी आते हैं। हाँ जी, कई बार कुछ ऐसी टर्म्स लिखी होती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस जो किसी कॉन्ट्रैक्ट में हैं और जो हार्मफुल हैं फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, दे आर कॉल्ड एज स्पेशल कंडीशन।
अब ये स्पेशल कंडीशन कहां पर अराइज होती हैं? जब जब कॉन्ट्रैक्ट होता है बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, इन्हें कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर? स्पेशल कंडीशंस क्या है? ऐसी कंडीशन विच आर हार्मफुल फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जब जब बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दे आर कॉल्ड ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी। पार्थ कहते हैं एक्स के पास 25 तक का टाइम था। 25 तक का टाइम था। अब ये एक्स कहां से आ गया? अब ये बताओ, ये अब जाके जागा है पिछली बार वाला एग्जाम्पल में। भाई ऑफर का जन्म ही 25 जुलाई को हुआ है। एक्स के पास टाइम था कब तक का? जब तक वो लाइबल नहीं हो जाता। और वो लाइबल कब हो रहा है? 10 अगस्त को। तो 10 अगस्त तक ऑफर विड्रॉ कर सकता है पार्थ को। समझ आया? चलिए। और वाई कब तक एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है? 20 अगस्त तक। नालायक। चलिए भाई एक काम करो, वैसे एक अपने ना नाम के आगे जैसे पार्थ हो गया और अर्शदीप हो गई, ध्रुव हो गया और कनक हो गया, अमित हो गया, ये सारे ना अपने नाम के आगे आगे या नाम के पीछे ब्रैकेट में कंजूस लिख लो। अब पूछो क्यों? पूछो सोच सकते हो कंजूस क्यों? मैं नालायको, कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दो, खुदा का खौफ करो, कम से कम वीडियो लाइक ही कर दो। यार बताओ, आ गए हैं देखने के लिए हवाई चप्पल और पजामा पहन के, ये नहीं कि लाइक कर दें वीडियो को। हाँ हाँ जी, तो दोबारा बताइए, स्पेशल कंडीशन क्या होती है? ऐसी कंडीशन विच इज हार्मफुल फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जब जब कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट करता है बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, तो वो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इतनी बात क्लियर? चलिए, तो आप वर्डिंग्स ध्यान रखिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है पेपर के लिए। यानी कि अगर ऑफर में कोई स्पेशल टर्म्स होती है तो वो स्पेशल टर्म्स को स्पेशली कम्युनिकेट करना जरूरी है। इट शैल बी कम्युनिकेटेड सेपरेटली अलोंग विद द ऑफर। तो जब जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को आप करते हो जहां पर कंज्यूमर के लिए हार्मफुल कंडीशन है, मतलब स्पेशल कंडीशन है, तो उन स्पेशल कंडीशन को सेपरेटली कम्युनिकेट करना जरूरी है। ध्यान रखना, तभी वो वैलिड होंगे, अदरवाइज नहीं। यानी कि अगर आपने उसे सेपरेटली कम्युनिकेट नहीं किया तो फिर सामने वाला उन कंडीशन से लायबल नहीं होगा। अच्छा, क्वेश्चन ऑफ स्पेशल टर्म कब अराइज करता है? जब आप ऐसी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो विच आर इन अ पोजीशन टू टेक एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द कॉमन कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी, होटल कंपनी एक्सेट्रा। ठीक है जी। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां छोटे छोटे कंज्यूमर से करती हैं, जहां पर कंज्यूमर बेचारे को पता ही नहीं होता अबाउट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब द अदर पर्सन इज अनअवेयर ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। चलिए, अब क्या होगा? देखो जी, क्योंकि सामने वाला अनअवेयर है, उसको तो बेचारे को पता ही नहीं ना, वो तो अनअवेयर है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई स्पेशल कंडीशन है तो वैलिड तभी होगी जब पार्टी वांटिंग टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो बैंकिंग कंपनियां हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, अगर वो उस पर एक्शन लेना चाहती हैं तो भैया बात बड़ी सीधी सी है कि आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा कि सामने वाले को स्पेशल कंडीशन का, तभी वो कंज्यूमर उससे लायबल होगा। यानी कि स्पेशल टर्म और स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक ही चीज है एक तरीके की। स्पेशल टर्म मतलब वो टर्म जो हार्मफुल है, और स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर स्पेशल टर्म्स लिखी गई हैं। बस जी इतनी सी बात है। ठीक है, बढ़ सकते हैं। चले, अब हुआ क्या? देखो जी, एक केस हुआ मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस का। याद हो जाए केस तो अच्छी बात है, ना हो तो चल जाएगा, बट कर लेना हो सके तो थोड़ा रिकमेंडेड टाइप का, बट ये वाला जरूर याद करना है। रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस घनश्याम, ये जरूर याद करना है। फिलहाल मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस सुनना जी। मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस में क्या हुआ कि मुकुल दत्ता साहब ने अपना बैग रखवाया इंडियन एयरलाइंस के पास, और इन्हें दिल्ली से मुंबई जाना था। मुंबई जब उतरे तो बैग गुम चुका था। ये इंडियन एयरलाइंस के पास गए, इन्होंने कहा जी मेरा बैग। इंडियन एयरलाइंस ने हंसने लगे, उन्होंने कहा अब जाना है, गुम गया तो गुम गया। उसने कहा ऐसे थोड़े ना,
इंडियन एयरलाइंस वालों ने कहा टिकट के पीछे देख क्या लिखा है। टिकट के पीछे लिखा था कि अगर आपका बैग हमसे गुम गया तो हम जिम्मेदार नहीं है। अबे पागल हो गया, ये तुमने इतनी हार्मफुल कंडीशन डाल दी जो कि कंज्यूमर के लिए हार्मफुल है, परंतु तुमने क्या इसे कम्युनिकेट किया? इंडियन एयरलाइंस वालों का कहना था हाँ किया। अच्छा कैसे किया? उन्होंने कहा हमने टिकट के पीछे लिख दिया है। ने दिमाग खराब है तुम्हारा? टिकट के पीछे लिखने से क्या होगा? अगर कोई स्पेशल कंडीशन है जो कि हार्मफुल है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, तो वो स्पेशल कंडीशन को आपको स्पेशली कम्युनिकेट करना पड़ेगा। यही तो बात लिखी है ऊपर, स्पेशली कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इसका मतलब है या तो टिकट के सामने लिखो, टिकट के पीछे कौन देखता है, या तो टिकट के सामने लिखो, या फिर टिकट के सामने कोई ऐसा इंडिकेशन दो कि पीछे टर्म्स एंड कंडीशन जरूर देखें। तो कई बार आप डॉक्यूमेंट ऐसे देखते होंगे जिसमें नीचे स्टार मार्क्स लिखा होता है प्लीज टर्न ओवर फॉर इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन, देखा होता है। तो अगर ऐसा भी लिख दिया, अगर एयरलाइंस ने लिख दिया कि प्लीज टर्न ओवर फॉर इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट फ्रंट में कुछ लिखा ही नहीं और पीछे ये कंडीशन चिपका दी, वो वैलिड नहीं है। यही मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस का केस हुआ, जहां पर प्लेंटिफ ने ट्रेवल किया दिल्ली से कोलकाता बाय एयर एंड द टिकट बोर अ कंडीशन इन द फाइन प्रिंट। ठीक है जी, टिकट के ऊपर बस पीछे वाले पेज पे लिखा हुआ था कि हाँ जी हम लाइबल नहीं है, बट सच टर्म एंड कंडीशन शुड बी रीजनेबल, तो ये कंडीशन रीजनेबल होनी चाहिए। तो अब आपको क्या ये केस के ये चीजें भी याद करने की जरूरत है? नहीं, केवल मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस का केस, जब आप स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखोगे तो उसके साथ में लिख देना, जैसे बालफोर वर्सेस बालफोर बताया था। तभी मैंने कहा बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, छोड़ सकते हो छोड़ देना, ये वाला केस नहीं छोड़ना किसी भी हालत में। क्या ये क्या कहता है? कहता है जी ऐसा है कि अगर मैं स्पेशल कंडीशंस की बात करूं तो स्पेशल कंडीशंस ठीक है वैलिड होती हैं अगर आपने उसे स्पेशली कम्युनिकेट करने की कोशिश की है, परंतु वो वैलिड तब होती हैं, ध्यान से सुनना, वो वैलिड तब होती हैं जब उनको कम्युनिकेट किया जाए कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और होने के बाद अगर आप उसे कम्युनिकेट कर रहे हो, वो वैलिड नहीं है। तो स्पेशल कंडीशन टू बी वैलिड मस्ट बी कम्युनिकेटेड बिफोर कॉन्ट्रैक्ट। दोबारा सुन लो, स्पेशल कंडीशन टू बी वैलिड मस्ट बी कम्युनिकेटेड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले स्पेशल कंडीशन को कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। स्पेशल कंडीशन बाद में कम्युनिकेट करके कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस केस में हुआ था, स्पेशल कंडीशन वर नॉट कम्युनिकेटेड प्रायर टू द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ट्रांसपोर्ट, यानी कि यहां पे लिखा था कि हम आपका सामान लेके जा रहे हैं, अगर गुम गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बाद में बताया। अबे पागल है, ये चीज पहले बताता, सामान बाद, ये चीज बाद में क्यों बता रहा है? स्पेशल कंडीशन तो वैलिड है, तो वैलिड नहीं है। तो स्पेशल कंडीशन जो है पहले कम्युनिकेट होनी चाहिए, बाद में नहीं। ठीक है जी, तो दीज आर नॉट बाइंडिंग ऑन द ओनर ऑफ द गुड्स। रायपुर ट्रांसपोर्ट वर्सेस घनश्याम, सिमिलरली एक हस्बैंड वाइफ जो है एक होटल के अंदर गए। होटल के अंदर जब इन्होंने चेक इन किया तो चेक इन करने के बाद पता लगा कि होटल वालों ने वहां लिखा हुआ है, चेक इन होने के बाद, पेमेंट होने के बाद रिसेप्शन पे जैसे ही रूम के अंदर गए, रूम के अंदर लिखा हुआ था कि अगर इस रूम से आपका सामान गुम गया तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। अबे ढक्कन के बच्चों, ये चीज अगर तुमने लिखनी थी, ये चीज अगर बतानी थी तो पहले बता देते रिसेप्शन पे, तो शायद वो उस होटल में आते ही ना। परंतु तुमने कब बताई? होटल में लॉग इन करने के बाद, चेक इन करने के बाद। ये तो गलत है ना। तो इसलिए वहां पे भी रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस घनश्याम का केस लग जाएगा कि यानी कि अगर स्पेशल कंडीशन है कोई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो स्पेशल कंडीशन को कम्युनिकेट कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होने से पहले कर देना चाहिए, बाद में नहीं। बढ़ सकते हैं, चले जाइए। फिर रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हाँ जी, वो कौन सी सिचुएशन है जब जब ऑफर को रिवोक किया जा सकता है? ऑफर को रिवोक मतलब ऑफर या एक्सेप्टेंस को रिवोक कब किया जा सकता है? तो मैंने कहा जी ऑफर को कब रिवोक किया जा सकता है? बड़ी सीधी सी बात है, देखो जी, ये एक्स है, ये वाई है, ये ऑफरर है, ये ऑफरी है, ऑफरर ने एक ऑफर दिया 1 जनवरी 2025 को, वाई को ये रिसीव्ड हुआ है 10 जनवरी 2025 को, वाई ने अपनी एक्सेप्टेंस दी है 15 जनवरी 2025 को। ये वाई की नॉलेज में आया है ऑफर। ठीक है, लिखना मत, केवल जवाब देते जाना। 20 जनवरी 2025 को एक्सेप्टेंस पोस्ट हुई है, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड हुई है
31 जनवरी 25 को? केवल जवाब देते जाना बस मुझे। सबसे पहला सवाल, ऑफर का जन्म कब हुआ? ये ऑफर का जन्म की डेट है, जिस दिन ऑफरी की नॉलेज में आया। दूसरी बात, एक्सेप्टेंस का जन्म कब हुआ? एक्सेप्टेंस का जन्म कब हुआ है? अब सवाल उठा एक्सेप्टेंस पहला अगेंस्ट एक्स कब लायबल हो जाएगा? जिस दिन एक्सेप्टेंस पोस्ट होगी, यानी कि 20 जनवरी 2025। अगेंस्ट वाई कब जन्म हुआ है एक्सेप्टेंस का? जिस दिन वाई के द्वारा दी गई एक्सेप्टेंस एक्स की नॉलेज में आएगी, यानी कि 31 जनवरी 2025। इतनी बात क्लियर हो गई? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए एक्स कब लायबल हुआ? 20 जनवरी को। क्या 20 जनवरी के बाद तुम कॉन्ट्रैक्ट को मना कर सकते हो? एक्स नहीं कर सकते। इससे पहले कर सकते हो? यस। यानी कि ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है? 20 जनवरी से पहले। 20 जनवरी कौन सी डेट है? ये वो डेट है जिस दिन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हुआ है अगेंस्ट ऑफरर, अगेंस्ट एक्स। तो इसका मतलब ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है? बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर। लगा जाना। हाँ जी, ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है? बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर। वाई कब तक रिवोक कर सकता है एक्सेप्टेंस को? 31 जनवरी के बाद तो तुम वाई लायबल हो गए हो, तुम अब बना नहीं कर सकते। यानी कि 31 जनवरी कौन सी डेट है? जिस दिन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हुआ अगेंस्ट वाई, यानी कि ऑफरी। तो एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक की जा सकती है? बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरी। बस जी, यही कॉन्सेप्ट था। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब किया जा सकता है? एन ऑफरर इज एंटाइटल्ड टू रिवोक एनी टाइम बिफोर ही इज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरे शब्दों में, बिफोर कंप्लीशन ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर या अगेंस्ट हिम। सिमिलरली, एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक की जा सकती है? बिफोर कंप्लीशन ऑफ अ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट हिम, यानी कि अगेंस्ट ऑफरी, या बिफोर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कम्स इनटू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर, और ऑफरी इज एंटाइटल्ड टू रिवोक एनी टाइम बिफोर ही इज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। बताइए जी, कहीं भी कोई भी दिक्कत? क्लियर है? अबे कंजूसों, ये तो लिख दो कि क्लियर है। श्री कृष्ण ने महाभारत में क्या है कि ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाओगे, तो क्यों इतना बचा रहे हो? लिखो क्लियर है, बोलो ना हाँ। चलिए, चलिए पोस्ट रिसीव्ड होने से पहले तक ऑफरी रिवोक कर सकता है। पोस्ट किसके पास? एक्सेप्टेंस रिसीव्ड होने से पहले तक ऑफरी रिवोक कर सकता है अपनी एक्सेप्टेंस। ठीक है, ऐश समझ आया? चलिए, सिचुएशन विच में लीड टू लैप्स ऑफ द ऑफर। हाँ जी, अब हम देख रहे हैं कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब ऑफर की डेथ हो जाती है, ऑफर खत्म। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैंने कहा नोरा से कि हे नोरा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। नोरा ने मुझे कहा अबे जाना। क्या ये गलत नहीं है? क्या ये गलत नहीं है? मतलब है तो गलत, बट फिलहाल ऑफर खत्म हो गया। यस, ऑफर रिजेक्ट हो गया। दूसरी बात, काउंटर ऑफर के साथ भी ऑफर खत्म हो जाता है। यस, हमने पढ़ा। थर्ड, सर आपके बाल नहीं दिख रहे हैं। एक्चुअल में मैंने चुटिया बांधी हुई है, पीछे तक गई हुई है, तो इसलिए सारे फोल्ड करके ना पीछे ले गया हूं मैं बाल, तो इसलिए नहीं दिख रहे होंगे। ठीक है ना, क्योंकि चुटिया बंधी हुई है यहाँ पर। ये यहां तक पीछे तक गए ना, ये पीछे तक गए हैं, लोअर बैक तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। टाइम प्रेस्क्राइब इज ओवर। एक टाइम प्रेस्क्राइब था। मैंने नोरा से कहा, नोरा मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, अगर तुम भी मुझे स्वीकार करती हो तो अगले 30 दिन तक अपनी हाँ कर देना। 30 दिन में हाँ नहीं आई, 31वें दिन आई। क्या 31वें दिन पोपली नोरा को मिल पाएगा?
क्या नोरा तुझे पोपली मिल पाएगा 31वें दिन? नहीं, पोपली वॉज अवेलेबल टिल 30th डे ओनली। यू लॉस्ट हिम। ठीक है, तो वेयर द टाइम लिमिट इज प्रिस्क्राइब इज ओवर, तो खत्म, ऑफर का भी खत्म हो जाता है। रिवोकेशन, भाई ऑफर देने के बाद मैंने खुद ही रिवोक कर दिया। ऑफर देने के बाद मान लीजिए मैंने नोरा को ऑफर दिया और मेरा दिल एंजेलिना जॉली पे आ गया, तो फिर मैंने अपना ऑफर रिवोक कर लिया। ठीक है ना, लेट अस बिकम हॉलीवुड आल्सो। ठीक है ना। फिर डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर और ऑफरी, भाई अगर ऑफरर या ऑफरी में से किसी की डेथ हो जाए, अभी एक्सेप्टेंस नहीं हुई है, तो भी ऑफर खत्म हो जाता है। यस, ऑफर तब भी खत्म हो जाता है अगर ऑफर या ऑफरी में से डेथ हो जाए किसी की भी। चलिए जी, और तब रिवोक होता है जब ये जो फैक्ट है ना डेथ का या इंसैनिटी का, इंसैनिटी मतलब पागलपन, ये नॉलेज में आ जाए टू द एक्सेप्टर, मतलब एक्सेप्टर जो एक्सेप्टेंस दे रहे हैं ना उसकी नॉलेज में अगर आ जाए कि भाई ऑफर देने वाले की डेथ हो गई है, तो बस ऑफर खत्म हो जाएगा भाई के भाई। भाई बढ़ सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं? चलें आगे। चलिए, अब हम क्या करने वाले हैं, पूछो क्या? अब अपन लोग करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ओपन कर लीजिएगा फटाफट। जो मैंने 13 क्वेश्चन दिए हैं आपको, उन क्वेश्चन को फटाफट ओपन कर लीजिएगा। द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, चले। सितंबर 25 के लिए द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट में पहला सेट है जहां 1 से 13 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आइएगा। कहता है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कमेंट कीजिएगा, आंसर प्लीज मत देखिएगा, आंसर मत देखिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगला, अब आपको क्या करना है। अब हमारा ना अब अगला डिस्कशन अगले राउंड पे होगा, अगले 12 क्वेश्चन पे होगा। कब होगा डिस्कशन? संडे की क्लास में, संडे को होगा अगले 12 क्वेश्चन पे डिस्कशन। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब उन 12 क्वेश्चन पे डिस्कशन होगा, 12 या 15 क्वेश्चन पे जो भी डिस्कशन होगा, आप अपनी कॉपीज के अंदर ना केवल 1 लाइनर लिख के आएंगे आंसर के अंदर कि हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मतलब हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे ऑफर की, फिर हम इसके बारे में लिखेंगे। केवल लिखना मत, पूरा लिखना मत, केवल ये लिख देना हिंट कि हम ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे। फिर मुझसे मैच करना, फिर देखेंगे कि हम दोनों का कितना मैच हो पाता है। अगर अच्छा मैच हो पाया तो इसका मतलब आप सही जा रहे हो प्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक है, क्लियर? और कंक्लूजन में भी देख लेना कि हम ये कंक्लूड करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बताइए। अब जब भी ये क्वेश्चन आए तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से शुरू करना। कॉन्ट्रैक्ट में 2 चीजें आती हैं, एग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी। एग्रीमेंट का मतलब बताया, एनफोर्सेबिलिटी का मतलब बताया। ठीक है जी, और लास्ट में लिख दिया कि यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं बट सारे एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते ना, क्योंकि कुछ ऐसे एग्रीमेंट भी होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते, फॉर एग्जांपल सोशल एग्रीमेंट। तो इसलिए सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते, क्योंकि सोशल एग्रीमेंट भी होते हैं। बीच में ही जैसे आपने लिखा कि सोशल प्रॉमिस जो है वो लीगल ऑब्लिगेशन को जन्म नहीं देते, तो इसलिए एग्रीमेंट तो है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। केस का नाम बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। समझ गए कैसे कोट करना है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर? आई होप कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, शंभू दयाल, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। शंभू दयाल स्टार्टेड द सेल्फ सर्विस system in the shop. Shrimati Prakash entered the shop, took a basket and take article of her choice into the basket, reached the cashier for the payment. Cashier refused to accept the price. Can Shambhu Dayal be compelled to sell the article to Shrimati Prakash? इसी लाइन पे क्वेश्चन आया। देखिए, LIC ने कम्युनिकेट किया वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम सभी के सभी एम्प्लॉयज के लिए। फिर एक एम्प्लॉय ने ऑप्ट किया वॉलंटरी के लिए बट कंपनी ने उसे मना कर दिया।
राहुल सुपरमार्केट में जाता है वॉशिंग मशीन बाय करने के लिए। वो एक ब्रांडेड वॉशिंग मशीन खरीदता है, 15,000 का टैग लगा होता है, आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 3,000। वो कैश काउंटर पे पहुंचता है, बट कैशियर कहती है सॉरी सर। क्या राहुल एक्शन ले सकता है? यानी कि तीनों में एक ही कॉन्सेप्ट है, वो क्या? इन्विटेशन टू ऑफर। अब वहां पे क्वेश्चन देख लेना 4 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का। शुरुआत ऑफर की डेफिनेशन से करना, फिर इनविटेशन टू ऑफर के बारे में लिखना, फिर इनविटेशन टू ऑफर के बारे में जो कल बताया था पिछले रिवीजन क्लास में, वो सारा कॉन्सेप्ट लिख देना। अच्छा, कौन सा कॉन्सेप्ट बताया था अगर आपको याद हो तो? इनविटेशन टू ऑफर के बारे में हमने जो पैरा लिखवाया था ना, ये व्हाट इज इनविटेशन टू ऑफर, ये पूरा पैरा चिपका के आना फुर्सत के बलों में, फुर्सत के बलों में। और खासकर जो बोल्ड में है ना, ये ध्यान रखना, ये चिपका के आना है। अब अगर कम मार्क्स का आए तो सीधा यहीं से शुरू करना, ऑफर की डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ज्यादा मार्क्स का आए तो यहां से तो ऑफर की डेफिनेशन शुरू करना। यानी कि अब सर मुझे कितना पता लगेगा? देखो जी, एक नंबर का मतलब होगा 1.50 मिनट्स। एक नंबर के लिए 1.5 मिनट डिवोट करना है, और एक मार्क्स के लिए 1.5 मिनट डिवोट करना है, और एक मार्क्स के लिए 25% ऑफ पेज आपने अपना यूज करना है। तो एक नंबर के लिए 25% पेज, 2 नंबर के लिए 50%, 3 नंबर के लिए 75% और 4 नंबर के लिए 100% ऑफ योर पेज, 1 पेज। ये कैलकुलेशन ध्यान रहेगी आपको, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? ठीक है, सिंपल है। चलिए, अब जब भी केस स्टडी आए एक बात का ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लास्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा है। कैन शंभू दयाल बी कंपेल्ड टू सेल द सेड आर्टिकल टू श्रीमती प्रकाश, ये लिखा है। बस आपका कंक्लूजन भी बन गया। कैसे कंक्लूजन में लिखोगे? देखो जी, सबसे पहले आपने लिखा इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर से फर्क होता है, ठीक है जी। फिर आपने गिवन केस को यूज करना है कि गिवन केस में क्या हुआ है कि शंभू दयाल एक सेल्फ सर्विस स्टोर चला रहा है, श्रीमती प्रकाश ने शॉप में एंटर किया एंड उन्होंने आर्टिकल पिक किया, बट कैशियर ने रिफ्यूज कर दिया कि हमें आर्टिकल आपको नहीं बेचना है। अब लास्ट में जब आप कंक्लूजन करोगे तो ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका आंसर करना है एक्चुअल में आपने। अब आंसर बताओ, क्या मैं कह सकता हूं वी मे कंक्लूड दैट शंभू दयाल कैन नॉट बी कंपेल्ड टू सेल द आर्टिकल टू श्रीमती प्रकाश सेंस जरूर लिख देना, सेंस आर्टिकल इन द सेल्फ सर्विस सिस्टम आर जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर। दैट्स इट। आपके 4/4 वहीं के वहीं हो जाएंगे। जिन्हें अब भी प्रेजेंटेशन समझ नहीं आया वो अंग्रेजी की एलिमेंट्री क्लासेस से शुरू करें, वरना बताओ कोई दिक्कत? ओवर राइटिंग के मार्क्स डिडक्ट नहीं होते, परंतु बहुत ज्यादा की तो होंगे। संभाल लोगे? अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट, Mr. B make a proposal to S by post to sell his house for 10 lakh and posted the letter on 10th of April 2020. The letter reaches S on itna din. He read the letter on S din. S send his letter of acceptance S din, and the letter reaches B on S din. On 17th April, S change his mind and send a telegram अपनी एक्सेप्टेंस को विड्रॉ करने के लिए। टेलीग्राम बी के पास पहुंचता है इस दिन। एग्जामिन विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऑन विच डेट ऑफर विल बी वैलिड, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, फिर रिवोकेशन। अब आंसर किस तरीके से करोगे? अच्छा, ये जो कम्युनिकेशन सारा का सारा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफर सब कुछ है ना, ये सब कुछ सेक्शन 4 में दिया गया है। सेक्शन 4 को भी याद जरूर कर लेना, सेक्शन 4 को याद कर लेना, ठीक है जी। अब सबसे पहले लिखोगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर किस दिन होता है।
फिर लिखोगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस किस दिन होता है? पहला अगेंस्ट ऑफरर, दूसरा अगेंस्ट ऑफरी। फिर लिखोगे रिवोकेशन के बारे में, रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब हो सकता है, फिर रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब हो सकता है। क्या ये चीजें लिख दी? कोई दिक्कत आई? कोई भी चीज दिक्कत आई? नहीं। बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन वी में कंक्लूड एज फॉलो। ऑफर मेड बाय बी विल बी कंप्लीट, किस दिन कंप्लीट होगा? वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस सब कुछ लिख सकते हो कि नहीं? मुझे डन का मैसेज दीजिएगा। तो क्या प्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत आ रही है? क्या लग रहा है कहीं प्रेजेंटेशन में कहीं कोई दिक्कत हो भी सकती है? नहीं, बहुत सिंपल है। हम उसे जबरदस्ती हार्ड बना दें और कहें कि जिंदगी झंड है, तो फिर जिंदगी सही में झंड है। भाई मिल जाएगा डन का मैसेज? चलिए। Mr. Ramesh promised to pay 50,000 to his wife Mrs. Lali so that she can spend the sum on her 30th birthday. Mrs. Lali insisted her husband to make a written agreement if he loved her. Ramesh made a written agreement, but the agreement was registered under the law. Ramesh failed to pay the specified amount to wife Mrs. Lali. Mrs. Lali want to file a suit against Ramesh and recover the promised amount, referring to the applicable provision. हस्बैंड वाइफ हस्बैंड से रिकवर कर सकती है, बालफोर वर्सेस बालफोर नहीं। तो फिर सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर एग्रीमेंट क्या होता है, फिर एनफोर्सेबल क्या होता है, फिर सोशल प्रॉमिस डज नॉट गिव राइट्स टू द लीगल ऑब्लिगेशन। बालफोर वर्सेस बालफोर, खत्म हो गई बात। सिमिलरली Ram promised to pay his son Anu a sum of 1 lakh if Anu passed CA examination in the first attempt. अनु ने पास कर लिया, राम फेल्ड टू पे। बिल्कुल सेम। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, एनफोर्सेबिलिटी क्या होता है, सोशल प्रॉमिस डज नॉट गिव राइट्स टू द लीगल ऑब्लिगेशन। फिर कंक्लूड कर देंगे। बताइए जी, क्लियर है कहानी? नेक्स्ट, स्टेट वेदर देयर इज एनी कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉलोइंग केसेस। एक एक नंबर पे आएगा अगर ये क्वेश्चन आ जाए। हाँ जी। कंक्लूजन गलत हो जाए तो क्या होगा? देखो, कंक्लूजन गलत तो स्टेप मार्किंग होती है, तो कंक्लूजन गलत होने पे भी 1.5 नंबर ही कटेगा। बट कंक्लूजन गलत होनी नहीं चाहिए। इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो आप क्वेश्चन की, ये वाला शीट करने के बाद और रिवीजन क्लास करने के बाद कंक्लूजन गलत होने नहीं चाहिए हरलीन, वैसे किसी भी हालत में, अगर आपने रिवीजन क्लासेस दिल से की हैं तो। चलिए, स्टेट वेदर देयर इज एनी कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉलोइंग केसेस। हाँ जी। A engage B to do certain work and remuneration to be paid as fixed by C। तो बताइए जी, A कहता है B को और रेम्यूनरेशन C फिक्स करेगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है देयर इज एनी कॉन्ट्रैक्ट, आपको केवल यही लिखना है, केवल यस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बस इतना लिख देना, क्योंकि इसने केवल कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। आपसे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूछा है इसने। तो आप एक्सप्रेस, सोशल एग्रीमेंट लिख देंगे तो आप बहुत अच्छा एडवांस लेवल का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। हाँ जी। कहता है ए एंड बी प्रॉमिस टू पे फॉर द स्टडीज ऑफ देयर मेड सन्स। बताइए जी, ये सोशल एग्रीमेंट है? यस, इसलिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सीट इन द पब्लिक बस, तो भैया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? यस, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि बस में बैठे हो, बस इससे तो नहीं पूछा होगा, जाके चुपचाप बैठ गए तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है।
अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रॉमिस टू हेल्प हिज फ्रेंड फाइल हिज रिटर्न, तो फिर सोशल एग्रीमेंट है, तो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, ये एक एक लाइन के आंसर देने हैं, इसने कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन नहीं करना, किसी सोशल एग्रीमेंट को डिफाइन नहीं करना, क्योंकि ये 1 मार्क्स ईच पे आएगा। ठीक है, A says to B, if you pay me 500 per month, I will not pay Casio every night. Is this a valid offer? ऑफर की डेफिनेशन लिखनी है, फिर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वैलिड ऑफर लिखने हैं, और उसके अंदर आता है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक में कि ऑफर के अंदर पॉजिटिव एक्ट भी आ सकता है, नेगेटिव एक्ट भी आ सकता है। जो भी आपने अपने असाइनमेंट में लिखे हैं, पॉजिटिव एक्ट भी आ सकता है, नेगेटिव एक्ट भी आ सकता है। ठीक है ना, दोनों तरीके के एक्ट आते हैं। तो क्या ये भी वैलिड ऑफर है? यस। इज दिस अ वैलिड ऑफर? कंक्लूजन में लिखेंगे यस, दिस इज अ वैलिड ऑफर सिंस इवन अ नेगेटिव एक्ट कैन मीन्स अ वैलिड ऑफर। समझ गए भाई? बोल दो डन का मैसेज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। X थ्रू अ टेलीग्राम आस्क्ड वाई 2 क्वेश्चन, नेमली हार्वे वर्सेस फेसाई लिखा है पूरे का पूरा। डायरेक्टली लिखा नहीं है कि कौन से एसेंशियल है। मतलब एसेंशियल भैया वही वाले जो तुमने कल पढ़े थे, वही वाले। बस गजनी हो गया, कल जो पढ़े थे एसेंशियल्स, वही वाले 3-4 एसेंशियल्स चिपकाने। बता देता हूं कहां पे पढ़े थे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, ये रहे, ये एसेंशियल एलिमेंट चारों। हार्वे वर्सेस फेसाई का केस है ये वाला। तो इसमें क्या करना है? इसमें पूरे का पूरा इनविटेशन टू ऑफर वाला आंसर कोट करके आ जाना है, जो अभी किया था शंभू दयाल वाले केस में। इनविटेशन टू ऑफर का पूरा कॉन्सेप्ट लिख देना है। ऑफर की डेफिनेशन से शुरुआत करना, ज्यादा मार्क्स का है, फिर इनविटेशन टू ऑफर, नहीं तो कम मार्क्स का है तो सीधा इनविटेशन टू ऑफर का पूरा पैरा चिपका के हार्वे वर्सेस फेसाई का जजमेंट जरूर लिख देना। कहां पर लिखोगे? अरे कहीं पे भी इनविटेशन टू ऑफर जहां पे खत्म कर रहे हो, दिस व्यू वाज आल्सो अपहेल्ड इन द केस ऑफ हार्वे वर्सेस फेसाई। मतलब आप देखो ना, ये अगर आपको याद हो, इनविटेशन टू ऑफर में आपने लिखा था कि इनविटेशन टू ऑफर के कुछ एग्जांपल्स, उन एग्जांपल्स में आपने यहां लिखा था कि याद आ रहा है कि कुछ एग्जांपल्स, इनविटेशन टू ऑफर के कुछ एग्जांपल्स लिखे थे मैंने कल। ये देखोगे यहां पर इनविटेशन टू ऑफर के कुछ एग्जांपल्स ये रहे, याद है? उसमें एक एग्जांपल ये था। तो सम एग्जांपल्स ऑफ इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ इनविटेशन टू ऑफर में कोटेशन ऑफ प्राइस सेंट इन रिप्लाई टू द क्वेरी रिगार्डिंग प्राइस, यहां पे लिख देना हार्वे वर्सेस फेसाई। दैट्स इट। पूरा इनविटेशन टू ऑफर का कॉन्सेप्ट लिखकर यहां पे हार्वे वर्सेस फेसाई, इसके नहीं, इसके सामने बस संभाल लोगे। पोपली को रुस्वा तो नहीं करवा दोगे? क्लियर है? चलिए आगे। Ajay guarantee Bhuvan for a payment of price of the good which Bhuvan wanted to sell on 1 month credit to Chaitanya. State if valid consideration is involved. क्या वैलिड कंसिडरेशन है? कंसिडरेशन पूछा है। सबसे पहले तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन। अच्छा, अजय कह रहा है भुवन को कि तू चैतन्य को जो माल बेचेगा उसकी गारंटी मैं लेता हूं। बताओ, बीच में चौधरी किसने बनने को कहा? ऐसा ही बट बन रहा है। क्या वैलिड कंसिडरेशन है? यस। अजय के कहने पर भुवन चैतन्य को माल बेच रहा है। कंसिडरेशन में ट्रांसफर फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अच्छा, अभी तक हमने कंसिडरेशन का तो टॉपिक किया ही नहीं ना। ओहो, तो रुक जाओ, 8वें क्वेश्चन को रोक लो। नोवा भी रुक जाओ, बस अब सारे कंसिडरेशन के हैं। हाँ, ये किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9A। क्वेश्चन नंबर 9A किया जा सकता है। प्रथम अप्लाइड फॉर अ जॉब एज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। द स्कूल मैनेजमेंट डिसाइड टू अपॉइंट हिम। एक जमाने में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फिर आईसीआई ने अचानक इस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया, बट अभी भी इंपॉर्टेंट तो है। चलिए,
One member of the school management committee privately informed Mr. Pratham that he was appointed, but the official communication was not given from the school. स्कूल की एक कमेटी थी 5 मेंबर की, उसमें से एक कमेटी मेंबर ने जाके प्रथम को रात को दारू पी दी उन्होंने और बोल दिया भाई तेरा अपॉइंटमेंट हो चुका है, कमेटी का लेटर आ जाएगा। प्रथम भाई बहुत खुश हुआ, उसने पार्टियां दे दी लोगों को। बाद में मैनेजमेंट ऑफ स्कूल ने किसी और को अपॉइंट कर दिया, पता लगा। प्रथम को बहुत खुंदक चढ़ी, उसने स्कूल के ऊपर केस कर दिया कि भैया तुमने मुझे हाँ कहा है, अब तुम मना कैसे कर सकते हो। सवाल उठा अब तुम मना कैसे कर सकते हो जब तुमने मुझे एक्सेप्ट कर दिया। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस पे बेस्ड है, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है। फिर रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट आया कि एक्सेप्टेंस, पहली बात का कम्युनिकेशन जरूरी है, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जरूरी है। और दूसरी बात, एक्सेप्टेंस जो है वो केवल ऑफरी के द्वारा होनी चाहिए, थर्ड पर्सन के द्वारा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ना यहां पर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हुआ, ना ही ऑफरी ने तुझे एक्सेप्ट किया। ऑफरी कौन था? स्कूल की कमेटी, उन्होंने तो नहीं किया, उनमें से किसी एक मेंबर ने जाके दारू पी ली तेरे साथ बस। तो इसलिए यहां पर अब क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने? क्वेश्चन में पूछा है प्रथम विल बी सक्सेसफुल इन सूट फाइल्ड अगेंस्ट द स्कूल। Pratham will not succeed in a case filed against the school because there was no acceptance of because there was no communication of acceptance from the school. बस बताइए जी, संभाल लोगे? भाई पोपली की झंड मत करा देना वहां, ये लाइटेड मैच वाला ऑलरेडी कर चुके हैं। ये कंसिडरेशन से रिलेटेड है। स्पेशल कंडीशन, P delivered some clothes to dry cleaner for which she received a laundry receipt containing a condition that in case of a loss customer would be entitled to claim 15% of the market price of the value of the article. P lost her new साड़ी। कैसे होगा आंसर? कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। अच्छा आगे अब इस केस में क्या हुआ है, ड्राई क्लीनर को दिया और उसने पहले ही लिखा हुआ है कि हम 15% टू क्लेम 15% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द आर्टिकल आप क्लेम कर सकते हो केवल। अब बताइए क्या होगा। क्या मैं कह सकता हूं कि आपका 1 लाख रुपए का अगर सूट गुमा है, ड्राई क्लीनर कितना लायबल है? केवल 15,000 रुपए। वाह, 85,000 रुपए खा गया तो उसके। क्या मैं कह सकता हूं टर्म्स अनरीजनेबल है? टर्म्स अनरीजनेबल है, यस। यानी कि स्पेशल टर्म अलग से कम्युनिकेट भी होनी चाहिए और वो रीजनेबल भी होनी चाहिए। तो यहां पर पी तुम्हें फुल अमाउंट हम रिकवर करवाएंगे। ये केस था लिली वाइट वर्सेस मनु स्वामी का, ये वाला केस। अगर आप याद कर पाओ घनश्याम वाला केस और लिली वर्सेस मनु स्वामी, अच्छा केस है, बहुत केस लॉ याद करने के लिए बहुत अच्छा केस है ये। और ये क्वेश्चन भी अभी तक का आया हुआ सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये इस पूरे डॉक्यूमेंट में, सबसे बेहतरीन ये मानूंगा मैं इसे। नेक्स्ट, एफ एक अंकल थे, उन्होंने बाय किया अपने नेफ्यू का हॉर्स 30 पाउंड में, ये कहते हुए कि अगर मैंने नो मोर अबाउट इट, मैं मान लूंगा कि हॉर्स मेरा ही हो गया है 30 पाउंड में। मतलब अगर तुमने कुछ नहीं कहा, इसमें तो कम्युनिकेशन थी बेटा, कम्युनिकेशन थी, बट कम्युनिकेशन अनरीजनेबल थी ना। स्पेशल कंडीशन लिखा ना, टर्म्स अनरीजनेबल थी, तो वो स्पेशल कंडीशन रीजनेबल भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 50% मेरा, 50% तुम्हारा लॉस, बट तुम कह रहे हो 85% तुम्हारा लॉस, 15% मेरा लॉस, तो ये अनरीजनेबल हो गया ना। ठीक है राधिका, चलिए। अंकल कहते हैं कि बेटा मैं तुझसे 30 पाउंड के अंदर घोड़ा खरीद रहा हूं, परंतु अगर मैंने तुमसे और बात नहीं सुनी तो मैं मान लूंगा, अगर तुम चुप रही तो कि हॉर्स तुम मुझे बेचने को तैयार हो। यानी कि चुप रहना एक्सेप्टेंस है। नेफ्यू ने रिप्लाई नहीं किया। B to keep the particular horse out of the sale of his farm stock as he intended to reserve it for his uncle. By mistake, the auctioneer sold the horse. Oh. नेफ्यू ने रिप्लाई नहीं किया,
बट ऑक्शनर ने गलती से घोड़ा बेच दिया। ऑक्शनर कहां से आ गया, पढ़िएगा। एफ ने कहा अपने नेफ्यू को हॉर्स के लिए कि मैंने अगर तुमसे कोई और शब्द नहीं सुना तो मैं मान लूंगा कि ये घोड़ा मेरा है। ठीक है जी। नेफ्यू ने एफ को रिप्लाई नहीं किया। अब एफ ने, अंकल ने अपने ऑक्शनियर को कहा, बी को कहा कि ये पार्टिकुलर हॉर्स आउट ऑफ द सेल ऑफ हिज फार्म स्टॉक रखना। ठीक है जी, क्योंकि वो रिजर्व रखना चाहता है इस घोड़े को अपने अंकल के लिए। ऑक्शनर ने गलती से घोड़ा बेच दिया। एफ sued him for the conversion of his property। एफ ने केस कर दिया अपनी प्रॉपर्टी के लिए कि तुमने मेरा घोड़ा कैसे बेच दिया है। ओके, अब पहले तो मुझे ये बताइए, क्या नेफ्यू की हां थी यहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट में? क्या नेफ्यू की यहां हां थी? मतलब नेफ्यू चुप रहा तो उसकी हां है? नहीं। तो नेफ्यू क्या अंकल को घोड़ा बेचने के लिए लायबल था? नहीं। तो अंकल का ये कहना कि नेफ्यू जब तूने मेरे को हां कह दी थी, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था, तो तूने मेरा घोड़ा आगे कैसे बेच दिया, क्या ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड नहीं है, ये चीज वैलिड नहीं है। ये वो क्वेश्चन है जो स्टडी मटेरियल में है और अभी तक आया नहीं है, जबकि एग्जामिनर सबसे पहले कोशिश करता है स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन उठाने की, और ये स्टडी मटेरियल का लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि लोगों को पता भी नहीं है। पता किस लिए नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि लेटेस्ट स्टडी मटेरियल लोग पढ़ते नहीं है। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल का, इसलिए रेलेवेंट है, काफी ध्यान रखना, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 फिर कंसिडरेशन पे बेस्ड है, इसे कंसिडरेशन के चैप्टर के बाद करेंगे। चलिए, कल हम लोग कंसिडरेशन शुरू करके कल खत्म भी कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।